Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to start our chapter propagation of sound waves. Okay? इसमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ ही समझ में आ रही है, साउंड, है ना प्रोपगेशन का मतलब पता है, ना वेव का मतलब पता है। वेव का मतलब पता है क्या होती है? लहर। हाँ, तो दो चीज़ का मतलब पता चल गया। लेक्चर नंबर 25 आई गेस, हाँ 25, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। हम देखते हैं अब प्रोपगेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आगे चलना। जैसे मैं आवाज़ कुछ निकाला, मैंने बोला अर्पित, अब मेरी अर्पित ये साउंड मैंने निकाली और वो वेव, साउंड मतलब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, वो हम लोग समझेंगे। प्रोपगेशन मतलब समझ रहे, तो अर्पित मेरे मुंह से यहाँ से वहाँ तक गया, यहाँ से उन तक, यहाँ से आप तक, पूरे रूम में सबको सुनाई दे देगा अर्पित, इतनी इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूँ। तो प्रोपगेशन मतलब यही है, मूवमेंट। मैं कुछ भी साउंड निकालूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ उन सबका मूवमेंट मेरे से आप तक, ये प्रोपगेशन है। साउंड वेव आगे ही तो चल रही है ना, फिर लड़ के पीछे आती है, ठीक है। तो प्रोपगेशन मतलब समझ में आया। साउंड मतलब, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग बोलते हैं ना साउंड एनर्जी। स्पीकर्स क्या कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। तो साउंड मतलब एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो इज अ एनर्जी जो कि ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में, है ना, वेव्स के फॉर्म में। और अब वेव्स भी समझते हैं, वेव्स क्या होती हैं। वैसे दो तरह की मेजर वेव्स होती हैं। पहली बात तो वेव किस कैटेगरी ऑफ मोशन में आता है, ये कोई बताएगा? मोशन भी काफ़ी तरीके के होते हैं ना, हम लोग बेसिकली अभी दो पढ़े हैं। नहीं, मतलब एक टाइप ऑफ मोशन है, काइंड्स ऑफ मोशन। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब कोई बंदा सीधे चल रहा है, जैसे कोई गाड़ी हुई, गाड़ी है, ये सीधे जा रही है ऐसे, तो इसने ट्रांसलेशनल मोशन शो कर दिया। हम और आप लोग ट्रांसलेशनल मोशन ही शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे ही चलते रहे, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी चलूँ तो ये ट्रांसलेशनल ही है, क्योंकि हर, वैसे मैं कितना भी टेढ़ा चलूँ ऐसे जिगजैग, तो अगर मैं ऐसे भी चल गया तो मेरा ये सीधा हो जाएगा ऐसे, फिर इसको सीधा, फिर इसको जोड़ जोड़ के ऐसे बना लिया जाएगा, ये, ठीक है। तो कोई बंदा जिगजैग भी चल रहा है तो वो ट्रांसलेशनल ही आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा मोशन होता है जो ये फैन कर रहा है, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक चीज़ होनी चाहिए कि बीच में कोई उसका पिवट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एक्सेस हो, जिसके अराउंड ये रोटेट करता रहेगा। अब ये पंखा कभी ऐसा तो होगा नहीं कि घूम घूम के वहाँ चला जाए, बैम्बू कॉप्टर बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। एक होता है वो जो ऐसे घुमाते हैं, नहीं ऐसे घुमाते हुए उड़ जाता है, पंखे टाइप का, पहले बहुत मिलता था। तो अब इसका मोशन कैसा हुआ? अरे मैं तो बहुत चलाया हूँ। तो इसका मोशन कैसा हुआ, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल? रोटेशनल। ओवरऑल वो उसने ट्रांसलेशनल मोशन जो किया, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। हाँ, अब इसका तो फिक्स्ड है कि यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। और तीसरा टाइप का मोशन होता है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हो जाता है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, अब ये बड़ा कमाल का मोशन होता है। इसमें चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच भी जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली ज़ीरो ही रहता है। अब सोचिए, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर कोई चीज़ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो हमेशा कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। रोटेटरी में हो सकता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था,
तो इसने डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, तो मे और मे नॉट बी जीरो। लेकिन वाइब्रेशनल में हमेशा ही जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये मान ये भी पहुंचता तो है ही ए से बी तक। अब मेरी बात यहाँ से आप तक तो जा ही रही है, लेकिन कोई चीज़, कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। मुझे ये पेन यहाँ से आप तक पहुँचानी है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी, ये एक ट्रांसलेशनल मोशन है। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, ये पार्टिकल्स को धक्का दे देता है। जैसे आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी होती है ना, एक साइकिल गिरती है, पूरी वेव बन जाती है, आगे तक साइकिल गिरती रहती है। तो ये वाला जो यहाँ पे सोर्स जो होगा जहाँ से आवाज़ निकल रही है, वो अपने सामने वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कर देगा, है ना, ऐसे धक्का दे देगा। तो ये अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। मेन पोजीशन मतलब ये इसके अराउंड, जैसे ये पार्टिकल है इसके अराउंड वाइब्रेट करेगा और यहीं पे जाके अल्टीमेटली रुक जाएगा। तो यहाँ गया, यहाँ आया, अल्टीमेटली यहीं आ गया, तो यहीं से स्टार्ट किया तो यहीं पे रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ठीक है, ये ऐसे ऐसे किया, इसके ऐसे करने पे यहाँ जो पार्टिकल था वो आगे धक्का खा गया, ये अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगा। इसकी वजह से ये पार्टिकल यहाँ यहाँ अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट, इसकी वजह से ये पार्टिकल यहाँ और यहाँ अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट। ऐसे कर करके ये हमारी जो वेव थी वो यहाँ तक पहुँच गई कि नहीं, वाइब्रेट कर करके। लेकिन जो हमारा सोर्स था वो तो वहीं का वहीं रहा, पार्टिकल्स मूव करके मेरी साउंड को लेते गए आगे। तो ऐसे मोशन को कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, मतलब वाइब्रेशनल मोशन तो सिर्फ इतना हुआ, ये पूरी क्या बनी, एक वेव बनी। क्या बन गई, एक वेव। और ये वेव, ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके बुक में है, देखें। उतने अच्छे से नहीं दिया है, मतलब दिया ही नहीं है, पर हम लोग समझ लेते हैं। वेव पहले डिफरेंस करना सीखें। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो समझ में आई। क्या हो गया बेटा, पे जीत तो गया एल्वेश यादव। अब क्या, तो ये हुई लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप लोग कर देंगे कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव। अभी हम लोग साउंड से हट के वेव को समझ रहे हैं, वेव क्या होती है। ठीक है, वेव से वैसा नहीं, अगर कोई आपसे पूछ ले वेव क्या है तो आप बोल दो लहर, नहीं, वेव भी अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव। समझ में भी आ रहा मतलब इसका? किसी को ना समझ में आ रहा हो? युवराज, समझ में आ रहा क्या मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव का? लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव। बेटा तुम इतना उदास रहोगे क्या? बैठ जाओ यार, जाओ बैठ जाओ उसके साथ, इतना उदास मत रहो, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, कुछ गम तो नहीं है? इतना उदासी भरा चेहरा तो भाई बात ही कर लो यार तुम। हमको तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। सम पढ़ाई लिखाई का क्या है, अगले साल कर लेना, एक साल और 9th कर लेना, वो चला जाएगा। इस साल तो उसके साथ एंजॉय कर लो। हाँ, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ बताओ बताओ, देख के बताओ, मतलब समझो इसका, सिर्फ रटो मत, समझ लो। ठीक है, देखो जो पार्टिकल है उसने ऐसा मोशन किया, धक्का इसको ऐसे लगा तो इसने अपना मोशन ऐसा किया। वो अलग बात है कि वो पीछे भी आया, लेकिन पहला मोशन तो उसका आगे ही था। फिर ये आगे चला, फिर ये आगे चला, फिर ये आगे, और वेव भी कुछ ऐसी ही चली, है ना। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब भी ऐसा होता है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मोशन ऑफ द पार्टिकल हो सेम डायरेक्शन में। दूसरी वेव होती है, यही वेव होती है साउंड की। साउंड मेक्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एमसीक्यूज में आता है, व्हाट काइंड ऑफ वेव्स डज साउंड वेव प्रोड्यूस? आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड
कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। और इनकी वाइब्रेशन कैसी वेव अल्टीमेटली बनाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। अब दूसरी समझते हैं जो कि लाइट की होती है। लाइट भी हम लोग इस क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं कि लाइट वेव नहीं, वो स्ट्रेट चलती है, वो लीनियर मोशन शो करती है, लेकिन 11th में आप पढ़ोगे कि नहीं, वो वेव फॉर्म में चलती है। क्योंकि इस क्लास में आप लोग समझ, वैसे ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, तो अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं हम लोग कि ये लाइट का पूरा नेचर है क्या। ये दोनों नेचर शो करती है, लेकिन इसका वेव अलग बनता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं बनाती है, ये बनाती है ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव? ट्रांसवर्स वेव। तो ये बड़ी कमाल की वेव होती है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव करता है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूव किया, और जो हमारी वेव है वो सीधी चली जाती है। ये कैसे हुआ सर? इसने तो अप एंड डाउन मूव किया, वेव कैसे आगे चली गई? इसका कोई एग्जाम्पल रियल लाइफ में? नहीं बता पाओगे? बहुत इजी एग्जाम्पल, जैसे कोई रस्सी होती है, जैसे यही रस्सी अगर मान लिया, अब मैं अगर इसको अप एंड डाउन ऐसे करूं तो देखेंगे वेव आगे तक चली गई। मैंने तो उसको अप एंड डाउन किया, जैसे ये अप एंड डाउन किया और वेव वहां तक गई, तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है। पानी की लहर, पानी हमेशा कुछ ऊपर नीचे मूव करता है, पर वेव आप लहर देखोगे कि वो आगे चलेगा, है ना। और वहीं पानी का एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि पानी में अगर मैं पत्थर मारता हूं, पानी में पत्थर में आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे घूम चलेगा, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पर जब लहर बन रही है तो वो एक ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन रस्सी वाले एग्जाम्पल से याद कर लेना इसको, और धक्के वाले एग्जाम्पल से, साइकिल गिरना या मेरा आपको धक्का देना, से आप लोग लाइन में खड़े हो, सामने वाले को धक्का दिया, डोमिनो इफेक्ट बन गया। एक तो गेम भी आता है डोमिनो, एक को गिराओ पूरा आगे गिरता, वो लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसफर्स के लिए रस्सी वाला। अगर इसको डिफाइन करना है तो देखिए, जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो वेव के साथ एक 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये तो अप एंड डाउन चल रहा है और ये ऊपर नीचे, तो 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है ट्रांसवर्स वेव की, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एट राइट एंगल टू द वेव। The motion of the particle is at right angle to the direction of the wave. Particle is at right angle to the direction of the wave. ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि क्या साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत है? क्या लगता है? पक्का? तो वैक्यूम में आवाज़ नहीं सुनाई देगी? मतलब अगर मैं मीडियम नहीं दे रहा हूँ तो वैक्यूम में क्या नहीं सुनाई देने वाली? नहीं सुनाई देगी? पक्का? नहीं सुनाई देगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जो ऐसी वेव्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, ये वेव्स की क्या स्पेशलिटी है कि दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब अगर इनको मैं मीडियम नहीं दूं, और मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, अरे वाह यार, कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार। हम इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस भी बोल सकते हैं, पर बहुत बढ़िया, यही 3 हो सकता है। और कमाल की बात है कि आप लोग सोच के बताइए कि एयर में साउंड चल रही है पहले, ठीक है, अब वो बंदा पानी में बोलने लगा, या फिर उसी की आवाज़ अब आप पानी में सुन रहे हो, तो आप पहली बात तो बताइए एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? नहीं पता? नहीं, वो लाइट की स्पीड है, पता होगा, सुना होगा आप लोग ने, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। 3 से ही है, 3 डिजिट का नंबर है। साउंड
340 मीटर पर सेकेंड। नहीं, वो किलोमीटर पर आवर भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ये याद आया, किया होगा कभी ना कभी, ये तो बहुत नहीं किया है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या लगता है, ज़्यादा तेज ट्रैवल करने लगे कि धीमे? धीमे धीमे। किसी को नहीं लग रहा तेज? नहीं है, तेज तेज ट्रैवल करने लगेगी और तेज हो जाएगी। ये 1440 मीटर चली जाएगी, 1440 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में क्या लगता है, और तेज या धीमे? धीमा धीमा नहीं, और तेज। ग्रेटर देन 1440 मीटर पर सेकेंड। अब आपको समझ में आएगा कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि ट्रेन्स जब आ रही होती थी, तो अब मान लीजिए दूसरे स्टेशन पे खड़ी, आपको दिख तो रही नहीं है, तो लोग ट्रैक पे अपना कान लगा लेते थे, जो पटरी थी, तो उनको वाइब्रेशन सुनाई देने लगती थी। क्यों? क्योंकि साउंड ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है किसमें? सॉलिड्स में। ठीक है, और अब पानी वाला तो आप लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, लेकिन पानी में और तेज ट्रैवल करती है साउंड। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम है। अब आप ऐसे समझिए इसको बहुत इजी समझने के लिए, आप बहुत दूर दूर खड़े हो एक लाइन में, जो किसकी प्रॉपर्टी होगी इन तीनों में से? एयर की। बहुत बढ़िया, दिमाग तो आज चल रहा है लड़कों का। तो एयर में बड़ी दूर दूर, यहाँ वहाँ, बहुत आगे आगे। अब अगर मुझे एक वेव बनानी हो, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाके उसको धक्का दो पहले, फिर पीछे जाओ, है ना, फिर वो आगे जाके धक्का दे, फिर पीछे आए, तो वेव बहुत धीमे धीमे बनेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और थोड़े पास आए लोग, एयर से वाटर में का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा कि कम? कम हुई, पास खड़े हो गए। अब मुझे बस इतना धक्का देना है, वेव बहुत जल्दी बन जाएगी। मैंने उसको दिया, उसने उसको। अब सॉलिड बहुत ही पास आ गई, यहाँ खड़े, अबे हट दिया, और पूरा बहुत तेजी से बन गई। तो यही कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लेकिन जो हमारी लाइट है, जो कि ट्रांसवर्स वेव्स बनाती है, उसका उल्टा चलता है। लाइट धीमी होती जाती है, एयर में सबसे तेज, वाटर में डालो और धीमे, सॉलिड में डालो और धीमे। ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रांसवर्स वेव है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो मैकेनिकल वेव समझ में आया? ठीक है, तो ऊपर हेडिंग बना लेना, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of their need of medium, on the basis of their need, waves on the basis of their need for medium for propagation. नीड, अब नीड ही पे तो कर रहे हैं। नीड ज़रूरत, मुझे तेरी ज़रूरत है, गाना नहीं। तो साउंड यही कहता है मीडियम के लिए कि मुझे तेरी ज़रूरत है, और लाइट बोलता है मुझे तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। जैसे अर्पित तो युवराज एक दूसरे के लिए कहते हैं मुझे तेरी ज़रूरत है। आरुष और तेजस एक दूसरे के लिए कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो आप लोग ट्रांसवर्स वेव है, अरे आप लोग वो वेव है नॉन मैकेनिकल वेव, दे डोंट नीड। ठीक है, चलिए आप ही लोग का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। और एक तो हुई मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत है, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। खुद ही से बता दीजिए ये क्या होंगी? नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? बहुत बढ़िया, दे डोंट नीड एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं इनके प्रोपगेशन के लिए।
इसीलिए तो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर देती है। अब स्पेस में तो वैक्यूम ही है, तब भी लाइट ट्रैवल करती है कि नहीं? और जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे कि एक्स रे, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स और ये विजिबल लाइट, इनमें से किसी को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और मीडियम का होना इनके लिए खराबी बात है, क्योंकि उनकी स्पीड को कम कर देता है ये। क्यों अर्पित? ठीक है, इतना समझ में आया? इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आया। लाइट, नॉन मैकेनिकल वेव पे लाइट, रेडिएशन लिख लीजिएगा। ठीक है, वेव समझ में आया है ना? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से साउंड पे आ जाते हैं। साउंड पे लिखिए। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, मैकेनिकल वेव्स को चाहिए, नॉन मैकेनिकल को नहीं चाहिए। हाँ, अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के बात करूं तो साउंड अल्टीमेटली कैसी वेव बन गई? और अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल मतलब इसको मीडियम की ज़रूरत है, और इसका फॉर्म ऑफ वेव कैसा है? मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर कोई पूछ लेता है कि साउंड के वेव का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो ये दोनों चीज़ बोल देना, कूल बन जाओगे। अब साउंड की डेफिनेशन लिखो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं भी ये सोच लिया, आई एम सरप्राइज्ड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। कितनी बच्चों वाली डेफिनेशन है। दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। फिर लिखिए साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू थिंग्स कोलाइड। When two things collide and produce a vibration. Sound waves are produces a sensation of hearing in our ears. कहाँ से छोड़ दिया? Sensation of hearing in our ears. हाँ, फिर से बोल। फिर उसके बाद लिखिए साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू थिंग्स कोलाइड एंड प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन। ठीक है, अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स की बात करें। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा कोई एक रबर बैंड आप लेके अपने मुंह से ऐसे करते हो, इसको ऐसे करोगे तो वो अपने ही मीन पॉइंट पे वाइब्रेट करता रहेगा टू एंड फ्रो। एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, दो चीज़ कोलाइड की, मेरा हाथ और स्ट्रिंग, वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, और ये वेव्स ही चल के आपके कान तक आई। अब ये कैसी वेव थी? क्या ये करते रहते हो क्या तुम लोग? हाँ हाँ, आज करोगे? ये गेम नहीं खेले? नहीं बेटा, ये गेम नहीं है, एग्जाम्पल है। इसको देखिए, ये कौन?
इसको बता ही नहीं रहा है, कोई अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं। जैसे गिटार होता है, गिटार की आप स्ट्रिंग खींचो अपने ही मेन पॉइंट पे घूम करने लगती है। फिर क्या फ्लूट ऐसे ही काम करती है वाइब्रेशनल मोशन से? नहीं, और वो तो साउंड ही निकाल रही है। वाइब्रेशनल मोशन ही करती है, बस आपको दिखता नहीं। वो एयर के साथ करती है, एयर को वाइब्रेट कराती है। ये भी अल्टीमेटली एयर को ही कराता है। ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो एयर को ही वाइब्रेट करे पड़ा है ये। इसको लॉजिक समझिए। जैसे एक ये भी होता है ट्यूनिंग फोर्क, ऐसे ही होता है। इसको किसी चीज़ से ऐसे हिट करो तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। ट्यूनिंग फोर्क है पार्टी वगैरह में। हाँ चिमटा मान लीजिए, चिमटा मान लीजिए, लेकिन चिमटा है नहीं, चिमटा जैसा दिख रहा है। बहुत रईसों की पार्टी में ये होता है, जब अनाउंसमेंट करनी हो या फिर क्रिश्चियंस में जब वेडिंग की अनाउंसमेंट होती है, वैसे ही वो लोग टंग 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 ट्यूनिंग फोर्क लेके, बड़ी अच्छी साउंड देता है। तो ये क्या करेगा, अपने पॉइंट पे ये वाइब्रेट किया, इसकी वजह से जो यहाँ पार्टिकल्स थे वो भी वाइब्रेट करने लगे, उनमें एनर्जी आ गई, और यही पार्टिकल्स पहुँचने लगे सबके कानों तक वाइब्रेट कर करके लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ऐसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हुआ एग्जाम्पल। तो साउंड वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती कि कर सकती है? अर्पित बताइए, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि रिक्विजिट ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए, मतलब जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये अच्छी साउंड निकालने के लिए। 168, मतलब ये तो पुरानी बुक है, आप देख लीजिए। सर पेज में सर कौन सा खुलवा के बैठा है सर? खोले तो है सेकंड पेज। रिक्विजिट आपके में नहीं दिया है, लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए रिक्विजिट्स ऑफ अ मीडियम, दिया है? ठीक है, तो पहला लिखिए, छोटा छोटा लिख ले रहे हैं। द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। अब ये इलास्टिक मतलब बताते हैं, पहले लिख लीजिए। हाँ, रिक्विजिट्स, रिक्वायरमेंट तो होता है कि इनको ऐसा होना ही पड़ेगा। रिक्विजिट्स है कि अगर हो जाए तो बेहतर है। अब ऐसा होता तो नहीं है कि मीडियम एकदम आइडियल हो, ठीक है। अभी तो बोल देगा कि मीडियम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रिक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट में अलग अलग है, ठीक है। तो पहला बोला कि द मीडियम शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, कोई ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल ऐसे चले और अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए। इलास्टिक तो यही होता है। इलास्टिक वही चीज़ तो होती है कि उसको आप खींचो फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। रबड़ ऐसे किया भी जाता है, किसी पे ऐसे रख के और चला देते हैं रबड़। करते हो? ठीक है, किया करो बेल्ट से। ठीक है, तो इलास्टिक मतलब समझ में, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। फिर दूसरा, द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। लिख लो बेटा, लिख। द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। इसका क्या मतलब है? इनर्शिया हम लोग ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि इनर्शिया होता है ढीठपना, है ना। बहुत बढ़िया, मोशन में। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर जो मीडियम में पार्टिकल्स है उनको अगर मैंने मोशन में लेते आया तो उनमें इनर्शिया ऑफ मोशन, तो मोशन में ही रहेंगे, तो उनमें इनर्शिया होना चाहिए। अब वो सोचिए अगर इनर्शिया ना हो
जो कि पॉसिबल नहीं है। हर बॉडी में इनर्शिया होता है, तो वो बॉडी को हमने मोशन में लाया, थोड़ी देर बाद फिर वो रेस्ट में आ गई, नहीं मन नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा, उनमें इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। और तीसरा लास्ट पॉइंट है, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, और ये पॉइंट यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, फ्रिक्शनलेस नहीं होता है मीडियम। अब एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है। ये बेल जार जो एक्सपेरिमेंट जो है, बेल दिया हुआ, वो ये दिखाने के लिए कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। वो क्या किया, पहले एक बेल को चलाया एक बेल जार में, है ना, तब तक रिंग कर रही थी जब तक अंदर एयर थी। फिर उस बेल जार से वो धीरे धीरे हवा निकालने लगा, तो वो नोटिस किया कि साउंड भी कम आने लगी उसे, है ना। और फिर जब उसने पूरी हवा निकाली, जब उसने वैक्यूम क्रिएट कर लिया, तो बिल्कुल साउंड नहीं आ रही। बेल तो चल रही है पर साउंड नहीं आ रही। क्यों? एक लाइन में आंसर दे तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साउंड एक, हाँ, ऐसी वेव को क्या कहते हैं? मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल वेव है। इसके बाद मैकेनिकल वेव, बेल जार। बेल जार को उसने क्या किया, बेल जार जानते हैं ना, समझा ही देते हैं, ये आता है एग्जाम में, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट बनाने को आ जाता है, बड़ा इजी है। बेल जार ऐसे होता है, उल्टा ऐसे रख दो बेल ना, और नीचे ऐसे टेबल। अब इसके अंदर इसने अटैच की है एक बेल, घंटी, रिंग। अब जब तक अंदर एयर थी, और यहाँ पे एक पाइप अटैच कर दी है एक मोटर से, जो उसकी हवा धीरे धीरे खींच रहा है, ठीक है, एयर को सक कर ले रहा है, ठीक है, ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो। लेकिन जब तक उसके अंदर एयर है तब तक आपको साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, जब तक एयर है साउंड सुनाई दे रही है, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है। जब तक ये मीडियम है उसके पास तब तक आपको सुनाई देगी। और जब इसने पूरी सक कर लिया और यहाँ पे अब एयर नहीं बची, नो एयर, तो साउंड क्या सुनाई देगी? नहीं, नो साउंड, नो एयर नो साउंड, नो साउंड, ठीक है। अब अगर मैं अंदर पानी भर दूं, ऐसा कर तो नहीं सकते, बेली खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं अंदर पानी भर दूं तो क्या आपको सुनाई देगा? अरे वाह यार, हमें लगा था सब बोलेंगे नहीं सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, सुनाई देगा। क्यों? और अच्छे से सुनाई देने वाला है, क्योंकि अब तो स्पीड और बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। अंदर मैं सॉलिड मेटल बॉल्स रख दूं तो और अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है, बस मेटल बॉल्स एकदम जुड़ी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है। इतनी कहानी हुई बेल जार एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव, कि वेव जो हम लोग बना रहे तब से लॉन्गिट्यूड, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।